डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अभावी और अत्यधिक मांग की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। और आज के इस पार्ट में हम करेंगे अभावी मांग क्या है, व्हाट इज़ डेफिशिएंट डिमांड, अभावी मांग के परिणाम, कंसिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और अपस्फीतिक अंतराल का माप, मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। और सबसे पहले हम करेंगे अभावी मांग, डेफिशिएंट डिमांड। अभावी मांग का अर्थ है जब मांग का अभाव है, अर्थात जितनी मांग होनी चाहिए वास्तव में मांग उससे कम होती है। हमने पहले पढ़ा कि संतुलन वहाँ पे होता है जहाँ पर कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अभावी मांग को हम यूँ भी कह सकते हैं कि अभावी मांग वह स्थिति है जिसमें कुल मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप कुल पूर्ति से कम होती है। एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप। वास्तव में संतुलन जो इक्विलिब्रियम है वो होना चाहिए पूर्ण रोजगार के स्तर पर, जहाँ पर कुल मांग एग्रीगेट डिमांड और कुल पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अभावी मांग के बारे में। अभावी मांग क्या हुआ? मांग का अभाव। तो यहाँ से अभावी मांग की दो विशेषताएं हमें पता लगती हैं। पहली, जब वास्तव में कुल मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक कुल मांग के स्तर से कम होती है तो वह अभावी मांग कहलाती है। ऐसी स्थिति में अनैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, अर्थात लोग मजदूरी की वर्तमान दर पर कार्य करने के लिए तैयार होते हैं परंतु उन्हें काम नहीं मिलता। दूसरी विशेषता है जब वास्तव में कुल मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक कुल पूर्ति से कम होती है तो वह अभावी मांग कहलाती है। और ऐसी स्थिति में कुल मांग के उपलब्ध स्तर को बराबर करने के लिए कुल पूर्ति को भी कम कर दिया जाता है, अर्थात कुल मांग तथा कुल पूर्ति पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर ही बराबर हो जाते हैं और इसे हम अपूर्ण रोजगार संतुलन भी कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब हम इसे एक डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। आपने पूरा ध्यान देना है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। डायग्राम आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि OX अक्ष पर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को लिया गया है क्योंकि ये तीनों आपस में संबंधित हैं, और OY अक्ष पर एग्रीगेट डिमांड को लिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, कुल पूर्ति वक्र है, वह मूल बिंदु O से निकल रहा है और साथ ही 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि केन्स ने आय के स्तर को रोजगार के स्तर के साथ जोड़ा है, अर्थात आय तथा उत्पादन में वृद्धि रोजगार में वृद्धि के अनुपात में ही होती है। और ओरिजिन पॉइंट O से निकलने वाली रेखा जो 45 डिग्री का कोण बनाती है इस समानता को प्रकट करती है, अर्थात यहाँ पर आय और रोजगार एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं G बिंदु पर OL जो रोजगार है वो GL आय के बराबर है, और H बिंदु पर OL1 जो रोजगार है वो HL1 आय के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि जो कुल पूर्ति वक्र है वह O बिंदु से निकलता है 45 डिग्री का कोण बनाते हुए। अब आप देख सकते हैं कि F बिंदु पर यह जो कुल पूर्ति रेखा या वक्र है यह वर्टिकल हो रहा है, और वर्टिकल होने का अर्थ है कि अब कुल पूर्ति में एग्रीगेट सप्लाई में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी और
कुल पूर्ति में वृद्धि इसलिए नहीं होगी क्योंकि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर चुकी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर OM जो है वह पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्रकट करता है और यहाँ OM इक्वल्स FM। ये तो है कुल पूर्ति वक्र। अब हम लेते हैं कुल मांग वक्र को, टोटल डिमांड कर्व को। GADF रेखा आपकी कुल मांग वक्र को दर्शा रही है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कुल मांग वक्र है, टोटल डिमांड कर्व है, यह G पॉइंट से शुरू हो रहा है, ना कि ओरिजिन पॉइंट O से। ऐसा इसलिए कि जब आय शून्य होती है, जब आपकी आय बिल्कुल ज़ीरो है, तब भी व्यक्ति कुछ ना कुछ उपभोग करता है, अर्थात कुछ ना कुछ डिमांड करता है। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि आय के शून्य होने पर भी मांग शून्य नहीं होती। तो इसीलिए ये जो आपका कुल मांग वक्र है, ये ओरिजिन पॉइंट O के ऊपर से उठ रहा है G पॉइंट से। और यहाँ एक अन्य बात जो ध्यान देने योग्य है कि यह कुल मांग वक्र आपके कुल पूर्ति वक्र को F बिंदु पर काट रहा है। F बिंदु पर कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। ये F पॉइंट वही है जहां पर पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। तो अब हम कह सकते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में कुल मांग और कुल पूर्ति F बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है, या कुल मांग और कुल पूर्ति F बिंदु पर एक दूसरे को काटनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अभावी मांग की, डेफिशिएंट डिमांड की। जब मांग का अभाव होता है तो यह पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर होगा, जिसे हम अपूर्ण रोजगार संतुलन भी कहते हैं। और इसे यहाँ पर दर्शाया गया है BADU रेखा से या कुल मांग वक्र से। अब एकदम स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर जितनी कुल मांग होनी चाहिए, वास्तव में कुल मांग उससे कम है। और मांग का कितना अभाव है, इसे ज्ञात करने के लिए आप ADF में से ADU को माइनस कर लीजिए और यह आता है आपके पास FC के बराबर, जो कि अभावी मांग को प्रदर्शित करता है। डायग्राम की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसे अच्छे से ड्रॉ करना है ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। अब हम करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड कि अभावी मांग के क्या परिणाम होते हैं। इसे भी हम डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। अब यह जो आपके पास कुल मांग है, जो पूर्ण रोजगार के स्तर पे कुल मांग से कम है, यह संतुलन में कहाँ पे होती है, यह आप देख सकते हैं कि हम N पॉइंट पर इसे संतुलन में ले रहे हैं, जहाँ पे कुल मांग वक्र आपके कुल पूर्ति वक्र को काटता है। और यह कुल मांग वक्र कौन सा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को दर्शाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह F बिंदु से बैकवर्ड आ रहा है N पॉइंट की ओर, जो कि आपके रोजगार में कमी को दर्शा रहा है, आय में कमी को दर्शा रहा है और उत्पादन में कमी को दर्शा रहा है। तो अभावी मांग का परिणाम एकदम स्पष्ट है कि अभावी मांग होने पर अर्थव्यवस्था में आय, उत्पाद तथा रोजगार में कमी होती है। इसे और डिटेल में हम समझ सकते हैं कि अभावी मांग के क्या परिणाम हैं। नंबर 1, जब कुल मांग साधनों के पूर्ण उपयोग से कम रह जाती है, तब उत्पादक वस्तुओं का जितना स्टॉक करना चाहते हैं, उन्हें उससे अधिक स्टॉक करना पड़ता है। सिंपल वे में जब मांग में कमी आएगी तो जो उत्पादक हैं उनके पास स्टॉक में वृद्धि हो जाएगी, उनका स्टॉक नहीं बिकेगा। सेकंड, अवांछित स्टॉक उत्पादकों को आगामी वर्ष के लिए कम उत्पादन करने के लिए विवश करेगा। फलस्वरूप आयोजित कुल पूर्ति कम हो जाएगी। तो जब स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए पूर्ति में कमी लाएंगे
अर्थात उत्पादन में कमी लाएंगे। थर्ड पॉइंट है आयोजित कुल पूर्ति के कम होने का अर्थ है आयोजित उत्पाद के स्तर में कमी की स्थिति। और नंबर 4, आयोजित उत्पाद के स्तर में कमी होने के कारण आय तथा रोजगार के स्तर में भी कमी हो जाएगी। इस डायग्राम को हम यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चित्र में कुल मांग एग्रीगेट डिमांड को OY अक्ष पर तथा आय उत्पाद और रोजगार को OX अक्ष पर दर्शाया गया है। AS कुल पूर्ति वक्र है। ADF वक्र पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल मांग को प्रकट करता है और ADU वक्र अपूर्ण रोजगार स्तर पर कुल मांग को प्रकट करता है। ADF वक्र पर बिंदु F द्वारा पूर्ण रोजगार संतुलन प्रकट होता है, जबकि अभावी मांग के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था बिंदु F से बिंदु N की ओर खिसक जाती है। इससे प्रकट होता है कि अभावी मांग के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन के स्थान पर अपूर्ण रोजगार संतुलन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। अन्य शब्दों में अर्थव्यवस्था का बिंदु F से N की ओर खिसकना आय उत्पाद और रोजगार के निम्न स्तर को प्रकट करता है। एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि अभावी मांग की स्थिति में कीमतों में भारी कमी होती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मांग पहले ही कम है और उत्पादकों के पास वस्तुओं का काफ़ी स्टॉक बचा हुआ होता है, तो उसे बेचने के लिए वो कीमत कम कर देते हैं। अब हम करने जा रहे हैं अपस्फीतिक अंतराल का माप, मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। सबसे पहले ये अपस्फीति डिफ्लेशन है क्या? तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि डेफिशिएंट डिमांड होने के कारण, अभावी मांग होने के कारण अर्थव्यवस्था में आय में कमी होती है, उत्पादन में कमी होती है, रोजगार में कमी होती है। तो अर्थशास्त्र में इस स्थिति को ही अपस्फीति डिफ्लेशन कहा जाता है। तो जो अभावी मांग है, अभावी मांग के कारण जो स्थितियां उत्पन्न होती है वही डिफ्लेशन है। अब अपस्फीतिक दबाव अभावी कुल मांग के अनुपात में होता है। अभावी मांग जितनी अधिक होगी अपस्फीतिक दबाव भी उतना ही अधिक होगा और इसीलिए अभावी मांग को प्रायः अपस्फीतिक अंतराल से ही संबोधित किया जाता है। ये जो अपस्फीतिक अंतराल है, डिफ्लेशनरी गैप है, यह कुल अभावी मांग का माप है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी कुल मांग की आवश्यकता होती है, यदि कुल मांग उससे कम हो तो इन दोनों के अंतर को अपस्फीतिक अंतराल कहा जाता है, क्योंकि अभावी मांग और अपस्फीतिक अंतराल आनुपातिक हैं। तो जितनी अभावी मांग होगी अपस्फीतिक अंतराल भी उतना ही होगा। तो यदि हमने इसे ज्ञात करना है तो हम वही तरीका अपनाएंगे, ADF माइनस ADU इजिकल टू FC। यही अभावी मांग भी है और यही अपस्फीतिक अंतराल भी है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक कुल मांग के स्तर से वास्तव में कुल मांग का कम होना क्या कहलाता है। अभावी मांग, डेफिशिएंट डिमांड। अभावी मांग का पाया जाना किस प्रकार के संतुलन को दर्शाता है? अपूर्ण रोजगार संतुलन, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अभावी मांग के कारण आय, रोजगार और उत्पादन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक या विपरीत, अर्थात इन तीनों में कमी आती है। अपस्फीतिक अंतराल किसके अंतर के बराबर होता है? पूर्ण रोजगार संतुलन पर कुल मांग और अपूर्ण रोजगार संतुलन के स्तर पर कुल मांग के अंतर के बराबर। अब यहाँ आपके सामने एक वर्कशीट कार्यपत्रिका दी गई है। आपने इस वर्कशीट को करना है,
डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करने हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक बाय।